तो आज मैं आप लोग को लेक्चर 2 में वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताएंगे। जैसा कि है दिया हुआ है, जैसे वाष्पीकरण को कौन कौन से प्रभावित कर सकता है। पहला आपका सतह क्षेत्र बढ़ने पर, मतलब अगर सतह का अगर क्षेत्र बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। और वाष्पीकरण का क्या होगा, वो वाष्पीकरण जो है बढ़ सकता है। दूसरा है तापमान में वृद्धि। अगर तापमान में वृद्धि होता है तो उसमें भी क्या होता है, आपका वाष्पीकरण को प्रभावित करेगा। फिर आर्द्रता में कमी, मतलब आर्द्रता में अगर कमी आ जाता है तो भी ये इससे क्या करेगा, वाष्पीकरण को प्रभावित करेगा। और चौथा है आपके वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में जब वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जैसे देखिए, सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण जो है एक सतही प्रक्रिया, मतलब सतह पर का एक प्रक्रिया है। सतह बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर जैसे सतह आपका बढ़ेगा तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान अधिक सतह मिलाने से पदार्थ के कणों के आसपास से अधिक ऊष्मा अवशोषित करने के लिए मिलता है, जिससे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे आपका जितना बड़ा आपका सतह रहेगा, उनके जितना भी कण रहेगा, उनका कणों के जो गतिज ऊर्जा रहेगा वो ज्यादा होगा। और जब कणों का जब गतिज ऊर्जा ज्यादा रहेगा तो उनका जितना भी ऊष्मा रहेगा वो सब कण, आसपास के कण जो है अवशोषित करेगा, जिससे क्या होगा, वाष्पीकरण को प्रभावित कर सकता है। दूसरा है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर कणों को अधिक से अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे 100 डिग्री पे बॉइलिंग होता है, पूरा 110 होने लगे, 120 होने लगे, तो जैसे जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वाष्पीकरण दर उतना ही ज्यादा जल्दी होगा। फिर आर्द्रता में कमी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब वायु में जो भी आपका जलवाष्प की जो मात्रा उपस्थित है उसी को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प के कणों की मात्रा ऊष्मीय ऊर्जा को कम करते हैं, जिससे वाष्पीकरण की दर घट जाती है। मतलब जो वायु में जलवाष्प की जो मात्रा होता है वो वाष्प को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाती है। अब है चौथा है वायु की गति में वृद्धि। अब जैसे वायु की गति में वृद्धि, मतलब सिंपल सा बात है कि हवा का जब वेग बढ़ेगा तो वाष्पीकरण दर को क्या कर देगा, प्रभावित करेगा। जाहिर सी बात है, हम लोग रखते हैं कोई भी चीज गर्म रहता है, अगर उसको खुले में रखते हैं तो जैसे जैसे जितना हवा तेज चलता है वो चीज जल्दी ठंडा होता है। वाष्पीकरण दम जल्दी जल्दी फास्टली होगा, फिर उसको वाष्पीकरण जितना जल्दी उसका वाष्प निकलेगा, वाष्प निकलने के बाद कोई भी वस्तु क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जैसे देखिए, वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है और वाष्पीकरण आसानी से होने लगता है। मतलब वायु चलेगा तो जितना भी आपका जो रहेगा वाष्प जो रहेगा वो वायु के साथ जल्दी से उड़ जाएगा। मतलब जल्दी से उड़ जाएगा, मतलब वाष्पीकरण प्रक्रिया बहुत तेजी होगी। और वाष्पीकरण प्रक्रिया जब तेज होगी तो कोई भी चीज जो है उसका जल्दी से वाष्प उड़ेगा तो वो चीज क्या हो जाएगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अब है वाष्पीकरण के कारण शीतलता। वाष्पीकरण के कारण शीतलता मतलब ठंडापन। वाष्पीकरण के दौरान द्रव निरंतर अपनी ऊर्जा खोता रहता है और इस खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे आसपास शीतलता आ जाती है। उदाहरण, मिट्टी के घड़े में रखे पानी का ठंडा होना, हथेली पर इत्र, एसीटोन या पेट्रोल गिरने पर ठंडक महसूस होना, गर्मियों में कूलर से ठंडक होना आदि। मतलब वाष्पीकरण के कारण शीतलता, मतलब वाष्प निकल रहा है और वाष्प निकल रहा है तो जब वो वायु के संपर्क में आ रहा है तो वो वायु के संपर्क में आता है तो उसको क्या करता है, वाष्प को अब वो हवा जो है सोखता है, मतलब अवशोषित करता है। तो अवशोषित करता है तो क्या होता है, हमको ठंडक महसूस होती है। जैसे हम लोग क्या है, मिट्टी के घड़े में जब पानी रखते हैं गर्मी के दिनों में, तो मिट्टी के घड़े में जो हम पानी रखते हैं वो नॉर्मल रहता है, पहले ना वो ज्यादा गर्म रहता है ना ज्यादा वो ठंडा रहता है। बट उसको हम देखते हैं घड़ा में रख देते हैं पानी को और उसको खुले वायुमंडल में रखते हैं जहां एकदम हवा चले एकदम पर्याप्त मात्रा में, वहां रखते हैं तो देखते हैं कि और उस घड़ा को थोड़ा सा नमी ऊपर से दे देते हैं, तो जैसे जैसे हवा चलता है वो पानी एकदम उतना ही अच्छा ठंडा होता है। ठीक, फिर हथेली पर इत्र, मतलब आप कोई भी परफ्यूम वगैरह इत्र को अगर हाथ पे रखते हैं तो देखते हैं कि पहले वो रहेगा, उसको आप ऐसे छुइएगा, जब वो बोतल में या शीशी में रहेगा तो उतना आपको ठंडा नहीं महसूस होगा। बट आप जैसे ही हाथ पे गिराते हैं, हाथ पे जैसे ही आपको उस इत्र को गिराते हैं तो वायु के साथ क्या होता है, वायु जो है उसके
उसके वाष्प को अवशोषित करता है और शोषित करने के कारण क्या होता है, वो हमको ठंडक महसूस करता है। और है अब एसीटोन या पेट्रोल गिरने पर ठंडक महसूस होता है। कभी कभार आपका गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डालते हैं तो पेट्रोल डालते समय काश आपके अंगूठा या कोई उंगली या कहीं हाथ पे अगर थोड़ा सा अगर पेट्रोल गिर जाता है तो क्या होगा, जैसे सूखेगा, सूखने के वो कुछ जैसे ही गिरेगा उस टाइम आपको क्या होगा, ठंडक महसूस होगा। फिर उसके बाद गर्मियों में कूलर से ठंडक होना आदि, जैसे आपको एकदम देखते हैं पूरा गर्मी लगता है, गर्मी के मतलब हमारे एकदम अंदर से जो गर्मी होता है, गर्मी के दौरान जो हमारे शरीर से वाष्प निकलता है, वो जैसे ही हम कोई भी कूलर वगैरह या हवा जब लगता है तो क्या होता है, हमें ठंडक महसूस करता है। मतलब हमारे वाष्प को वायु जो है क्या करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के दौरान मतलब जितना भी उष्मा है उसको ग्रहण कर लेता है। उष्मा ग्रहण करने से क्या होता है, हमको ठंडक महसूस होता है। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए वाष्पीकरण माध्यम है, वेंटिलेशन प्रणाली है। ठीक है, ये कूलर है, एक ये फिगर दिया हुआ कूलर, और बाहर से इसको बाहर की गर्म हवा इसको देता है, फिर उसमें वेंटिलेशन प्रक्रिया के दौरान ये इधर से ठंडा हवा देता है और यहाँ से वाष्पीकरण माध्यम होता है। अरे विसरण क्या होता है? दो विभिन्न पदार्थों को कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से अंतर मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। विसरण से सिंपल है कि एक कण दूसरे कणों में मिल जाते हैं, मतलब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में मिश्रित हो जाता है, वही विसरण कहलाता है। जब देखिए जैसे दो विभिन्न पदार्थ के कण का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थ के कण है और वो स्वतः एकदम आपस में मिल जाते हैं, वही आपका विसरण कहलाता है। और ये विसरण जो है ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। जैसे ठोस को मिलाते हैं, कोई लोहा और एल्युमिनियम को मिला दिए तो वो भी मिक्स हो सकता है। द्रव में आप कर लेते हैं तो ठोस और द्रव में भी होता है, जैसे चीनी और पानी दोनों को घुला देते हैं तो दोनों आपस में क्या होता है, मिल जाता है। और गैस में भी मिलता है, गैस भी आपको मिलता है, जैसे CO2 और CO2 तो देखिए जैसे आपको हम बता रहे थे कि ठोस और द्रव का, जैसे ठोस है कोई चीनी है और द्रव है आपका पानी, दोनों को मिक्स कर दिया तो ठोस और द्रव का क्या बन गया, मिश्रण बन गया, मतलब विसरण हुआ। क्योंकि ठोस मतलब चीनी का कण और पानी का कण दोनों आपस में क्या हो गया, समावेश हो गया, मतलब पूरा तरह अच्छे तरह से मिल गया, तो यह क्या कहलाएगा, विसरण प्रक्रिया कहलाएगा। फिर आपका द्रव का बता दिए थे, जैसे द्रव का हो गया, जैसे दूध और पानी को मिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद गैस का कर देते हैं, जैसे गैस का आपको होता है जैसे में जैसे सोडियम, ठीक, और उसके बाद CO2 प्लस N2 को मिक्स कर देते हैं तो क्या हुआ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों क्या है, आपस में मिल गया, मतलब गैस का मिश्रण हो गया। ठीक है, आगे देखिए द्रवों में विसरण, जैसे अभी द्रव में बताया था ना, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। मतलब द्रव में जो है आपका विसरण प्रक्रिया बहुत अच्छा होता है, क्योंकि द्रवों में जो है रिक्त स्थान कम होता है, उनके जो पदार्थ के कण जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसलिए जो है द्रव में जो विसरण प्रक्रिया है वो ठोस के मुकाबले अच्छा होता है। द्रवों में गैसों का विसरण
अब है द्रवों में गैसों का मिश्रण, मतलब द्रव और गैस का मिश्रण। जैसे जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग कर श्वास लेने के लिए करते हैं। जैसे आपका जितना भी समुद्र है, नदी है और आपका नदी वगैरह है, उस समय जितना भी मछली रहता है, तो मछली क्या, मछली सांस नहीं लेता है, मछली को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, चाहिए, क्योंकि उसके पानी में भी क्या है, ऑक्सीजन घुला हुआ है। मतलब पानी आपका द्रव और ऑक्सीजन आपका क्या, गैस, मतलब द्रव और गैस का मिश्रण है। ठीक, उस अगर गैसों में विसरण मतलब अब गैस का विसरण। गैसों में संपीड़ितता ठोस एवं द्रव की अपेक्षा अधिक होती है। गैसों में संपीड़ितता मतलब दबाव जो होता है द्रव और ठोस के मुकाबले अच्छा होता है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक होती है और कणों के बीच आकर्षण बल भी बहुत कम होता है, काफी कम होता है, जिससे कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। मतलब कहने का मतलब है कि गैस का विसरण जो है वो द्रव से भी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गैस में जो है अंतरा आणुक आकर्षण बल और अंतरा आणुक स्थान दोनों जो है, अंतरा आणुक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है गैस में, और अंतरा आणुक स्थान ठोस और द्रव के मुकाबले गैस में बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए जो है इसमें गैसों का विसरण बहुत अच्छा होता है। अब पदार्थ की अवस्थाएं में परिवर्तन, मतलब पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने के कारण निम्न है, मतलब पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है तो उनका निम्न कारण है। पहला है कणों के बीच रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। या तो कण में अगर पदार्थ के कणों में कमी आ गया या तो कण का वृद्धि हो गया तो क्या हो सकता है, पदार्थ की अवस्था में क्या कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। दूसरा है यदि पदार्थ के कणों की गतिशीलता बढ़ा या घटा दी जाए तो अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। या यदि पदार्थ के कण में गति आ गया ज्यादा या उसका गति कम हो गया तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा, यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कम या अधिक कर दिया जाए तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। हाँ, तीसरा बात भी सही है जी कि अगर पदार्थ के कणों के बीच जो अंतरा आणुक आकर्षण बल होता है और अंतरा आणुक स्थान जो होता है, अगर उसमें घटा और बढ़ा दिए तो उसकी अवस्था में क्या होता है, चेंजिंग आ सकता है। जैसे कोई पदार्थ है और उसमें अंतरा आणुक स्थान बहुत ही कम कर दे और अंतरा आणुक आकर्षण बल बहुत ज्यादा कर दे तो वो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। अब कोई पदार्थ है उसके अंतरा आणुक स्थान कम कर दे, थोड़ा कम करे और अंतरा आणुक आकर्षण बल भी नहीं, अंतरा आणुक स्थान थोड़ा ज्यादा कर दे और अंतरा आणुक आकर्षण बल थोड़ा कम कर दे तो वो द्रव में चला जाएगा। और एक तीसरा जो पदार्थ बनाएंगे वो तीसरा जो पदार्थ बनेगा तो अंतरा आणुक स्थान उसमें बहुत ज्यादा कर देंगे, अंतरा आणुक आकर्षण बल बहुत ही कम रखेंगे, तब वो क्या पदार्थ बन जाएगा, गैस के रूप में बन जाएगा। ठीक, यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आगे बढ़े। अब पदार्थ के गुणों में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक जिससे अवस्था में परिवर्तन होता है। अब पदार्थ के गुणों में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक भी होते हैं। भौतिक कारक जैसे तापमान और दाब, अगर तापमान अगर इंक्रीज हुआ या तापमान में डिक्रीज हुआ तो आपका क्या होगा, पदार्थ क्या होगा, चेंजिंग हो सकता है। अगर उसमें कोई भी पदार्थ को अगर प्रेशराइज करते हैं, उसको प्रेशर ज्यादा देते हैं तो उसको अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अगर उसका दाब कम कर देते हैं तब भी उसका अवस्था में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। जैसे पहला ताप है, तापमान मतलब टेम्परेचर। किसी भी अवस्था में यदि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, किसी भी अवस्था में कोई भी अवस्था हो, अगर यदि तापमान बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण और अधिक गति से कंपन करने लगते हैं। अगर कोई भी पदार्थ है और उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका जो पदार्थ के जो कण रहेगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा गति करेगा। ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पर कर लेती है। इस प्रकार कण अपने नियत स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। मतलब उसमें जो है जब टेम्परेचर ज्यादा देते हैं तो उसके जो अंतरा आणुक आकर्षण बल जो होता है वो कमजोर होने लगता है और अंतरा आणुक स्थान जो होता है ज्यादा होने लगता है। इसलिए वो उनके कण जो है वह स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाए। मतलब कहने का मतलब वह जो वस्तु है, वह जो पदार्थ था वो ठोस था,
ठोस था, और वो ठोस था जैसे बर्फ था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आज जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते गए 100 पे चला गया तो वो द्रव में चेंज हो गया, और द्रव 100 से ज्यादा बढ़ेगा तो गैस में होने लगेगा, तो क्या द्रव हुआ फिर गैस हुआ, तो क्या मतलब उनका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो उनके कणों के बीच जो रिक्त स्थान जो था वो कम होने, रिक्त स्थान जो ज्यादा होने लगा, और अंतरा आणुकर्षण बल जो है वो कम होने लगा, इसलिए जो है उनका जो है अवस्था चेंजिंग होने लगी, ठोस से द्रव में हुआ और द्रव से फिर गैस में होना स्टार्ट कर दिया। विभिन्न तापों पर जल की भौतिक अवस्था, ठोस का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका पदार्थ का नाम रहता है बर्फ, मतलब आपको कोई ठोस पदार्थ है और उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो वो बर्फ में आएगा। ठीक है, तरल, तरल में आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा जो जल का रहेगा, नॉर्मल एक जल, और गैस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलवाष्प में चेंज होगा, 100 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो पूरे वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, 100 डिग्री से नीचे रहेगा तब ठीक है, तब तक वो जल में ही रहेगा, 100 डिग्री से जैसे ही पार होगा वो क्या हो जाएगा, वो गैस में मतलब वाष्प के रूप में उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर दाब क्या होता है, हम ये जान चुके हैं कि पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। यदि किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करना है तो दाब भी यही कार्य करता है। मतलब क्या बोले, पहले ही बोल चुके हैं कि अगर दाब में घटत या बढ़त होगा तो पदार्थ में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। अगर दाब में आप किसी भी पदार्थ का प्रेशर को कम करते हैं या प्रेशर को ज्यादा करते हैं तो क्या होगा, उसका जो है अवस्था में क्या हो जाता है, चेंजिंग हो सकता है। दाब बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आती, जैसे सिलेंडर में भरा गैस संपीड़ित करके बहुत अधिक मात्रा में गैसों को तरल रूप में एक छोटे से सिलेंडर में भरा जाता है, और ताप और दाब पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है। जैसे आप एक बड़ा सिलेंडर रहता है, और जब छोटा सिलेंडर में गैस भरना रहता है तब बड़ा सिलेंडर से क्या करते हैं, उसको छोटे सिलेंडर में डालते हैं, मतलब प्रेशराइज करते हैं, मतलब ज्यादा प्रेशर हुआ तो उसके कणों की जो गति होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, शुष्क के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।